हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 4 तक में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 8 तक सिखा दिया था। आज अपना टाइप नंबर 9 है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन अ गिवन कंपाउंड एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल दैट। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग लगाने वाले हैं। ओके, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन इन अ गिवन कंपाउंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है। जैसे एक सवाल है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। इस सवाल में बस इतना ही सवाल है, सल्फर का परसेंटेज बताना है इन H2SO4। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। किसी का भी परसेंटेज निकालना है अगर आपको, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास अपॉन टोटल मास जिसमें वो है इनटू 100। अगर आप इतना कर देंगे तो मास परसेंटेज निकल आएगा। जैसे यहां पर मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, तो सल्फर का मास, अब यहां कुछ भी गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो इसको 1 मोल मान के चलो। 1 मोल में ये कितना है 32 और डिवाइडेड बाय H2SO4 98 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम इसको लेकर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको पहले हम लोग एक लंबे मेथड से सॉल्व करेंगे जो स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है, और इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चनों को हम सिंपल मेथड, शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना भी चालू करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आई होप 11th क्लास में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन लगाए भी होंगे। थोड़ा सा मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना दिया। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मीट एंड फिश प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस कंपाउंड कॉल्ड कैडेवरिन। कैडेवरिन नाम का एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ओके, एज इट्स नेम एंड ओरिजिन इंप्लाई इट स्टिंग्स, यानी दुर्गंध देना। ओके, अब इस कंपाउंड में क्या है, देखिए ऊपर का बायो से रिलेटेड था और उससे अपने को कुछ नहीं करना है। आप ऐसे समझिए कि एक कंपाउंड है कैडेवरिन। ओके, कैसे मिलता है वो आपको बता दिया। अब उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें 58.77% कार्बन है, 13.81% हाइड्रोजन है और 27.42% नाइट्रोजन है। इट्स मोलर मास इज 102 ग्राम पर मोल। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कैडेवरिन। ओके, मोलर मास गिवन है, परसेंटेज गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 11th क्लास में लगाए भी होंगे सिंपल वे में, कि सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, इंपेरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आते थे। तो बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन का डेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो टेबल वाला सजा के बनाते थे ना 11th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही पहले सीखते हैं। तो टेबल ये रही, बना ली है मैंने टेबल। तो कार्बन कितना है 58.77%, हाइड्रोजन कितना है 13.81% और नाइट्रोजन कितना है 27.42%। ये टेबल में एक कॉलम रहेगा एलिमेंट का, दूसरा परसेंटेज का, तीसरा एटॉमिक मास, चौथा रिलेटिव रेशियो और पांचवा सिंपल रेशियो, क्योंकि मुझे सिंपल रेशियो में लिखना है। ओके, तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कर देते हैं तो क्या आ जाता है, रिलेटिव रेशियो आ जाता है। ये रिलेटिव रेशियो में डिवाइड करके आप मुझे बताओगे कि क्या आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करो। एक मैं कर देता हूं, बाकी आप करिएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं कर देता हूं, तो 13.81 आ रहा है। अब ये दोनों आप डिवाइड कीजिए तो रिलेटिव रेशियो आ जाएगा। अब इन नंबर्स में कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अपने को जिससे ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो सबसे छोटा दिखे उसी से सबको डिवाइड कर दो। ओके, तो जल्दी से बताइए मुझे 58.77 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ रहा है और 27.42 डिवाइडेड बाय 14 क्या आ रहा है।
ये जल्दी से मुझे बताइए, फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूं। कितना कितना आ रहा है? आप लोग लिखने में बहुत शर्माते हो, जल्दी बताते जाओ। 58.77 डिवाइडेड बाय 12, ये चेक कीजिए जरा। 4.89 आ रहा है क्या? 4.89, और ये वाला आना चाहिए 1.95। इसको चेक कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अब सिंपल रेशियो निकालते वक्त इसमें से सबसे छोटा कौन है? ये। तो यहां पर डिवाइड करेंगे 4.89 डिवाइडेड बाय 1.95 का, और यहां पर 13.81 डिवाइडेड बाय 1.95 का, और यहां पर तो ये 1 ही आ जाएगा, है ना। अब ये क्या आ रहा है ये और बता दीजिए, ये कितना आ रहा है ये और बता दीजिए। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको भी। ओके, जल्दी सॉल्व कीजिए। 4.88 वही राउंड ऑफ करके 4.89 आ रहा होगा, ठीक है, ये भी आ गया। इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से। ये कितना कितना आ रहा है? ये तो 1 आ गया। इसको अगर मैं 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूं, 2 मान के, है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूं क्या। तो ये आ रहा होगा 2.5, और ये आ रहा होगा 7 के आसपास। अब देख लीजिए, ऐसा आ रहा है। ओके, और ये 1। तो अब क्या करेंगे? अब तो हमने सिंपल रेशियो में डिवाइड करने की कोशिश की, फिर भी ये डेसिमल में आ गया। कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के टारगेट क्या है? कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक ऐसा नहीं करते रहेंगे? टारगेट ये है कि सिंपल रेशियो में मुझे इन एलिमेंट्स को चाहिए, ठीक है। वो फिर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो सब में। ओके, चलिए, तो ये आ गया 5, ये आ गया 14, और ये आ गया 2। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया C5H14N2। C5H14N2। ओके, तो इस हिसाब से इंपेरिकल वेट क्या आ जाएगा? इंपेरिकल वेट तो 12 5 जा 60 प्लस 14 74 और 28, 74 और 28 कितना बन जाएगा? 108 ही बन गया क्या? और पीछे अगर हम देखें तो 108 ही हमें मॉलिक्यूलर वेट भी दिया था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, इससे आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसको n ले लेते हैं। ये मोल नहीं है, ओके। आप चाहो तो आप इसको x भी लिख सकते हो। ये n आ गया नंबर। फिलहाल यहां पर वो नंबर है 108 अपॉन 108, तो यानी कि 1 ही आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला होल n यानी कि 1, होल n यानी कि 1। ओके, तो हमारा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आ गया? C5H14N2। चेक कीजिए क्या ये आंसर आ रहा है? चेक कीजिए जल्दी से सभी लोग, क्या ये आंसर आ रहा है आपका? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे लगाना होता है, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड हो गया। आप खुद सोचो यार, आप तो 12th पास आउट हो, आपको कौन सा सॉल्यूशन बनाने जाना है? ये सजावट मेथड है। ये 11th क्लास के बच्चे इस तरह से करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि उनको स्कूल में ऐसे नंबर मिलने हैं। आपको क्या करना है? आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। वो शॉर्टकट आप कैसे अप्लाई करोगे, ये ट्रिक मैं आपको अगले क्वेश्चन में सिखाता हूं। तो इससे अपना एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको ट्रिक भी सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी से यहां तक आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, अ कंपाउंड कंटेन CH and N, these elements in the mass ratio of 9:1.3:5. If molecular formula mass is 108, then calculate the molecular formula of the compound. चलिए इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं पहले आपको। अभी आप वो टेबल बनाने वाला काम आप मत कीजिए। ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। देखिए, मास रेशियो आपको गिवन है, किसका? एलिमेंट का।
कौन कौन से एलिमेंट है, C, H और N, और ये कितना है 9:1:3.5, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आप खुद सोचो कि यार हम पिछले सवाल में सबसे पहले एलिमेंट लिखते थे, परसेंटेज लिखते थे, एटॉमिक मास लिखते थे और परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करते थे, रिलेटिव रेशियो लाते थे, रिलेटिव रेशियो को सबसे छोटे वाले को फिर सबसे डिवाइड करके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते थे, यही सब करते थे। इससे होता क्या था, मुझे एलिमेंट्स एक सिंपल रेशियो में मिल जाते थे। तो अगर मुझे एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में ही चाहिए तो मैं क्यों ना मोल रेशियो ही निकाल लूं, क्योंकि मोल रेशियो से तो फॉर्मूला आना है। तो इसका मास रेशियो ये है, तो इसका मोल रेशियो क्या होगा, तो इसका मोल रेशियो 9/12, 1/1, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ये आ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये 7 2 जा 14, तो यानी ये 3/4:1:1/4। अब इसको आप सिंपल रेशियो में नहीं कन्वर्ट कर सकते, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3:4:1, यानी कि कार्बन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और नाइट्रोजन कितना हो गया 1। तो ये क्या आ गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। बताओ कहीं सजाया मैंने, कहीं सजाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्लियर हुआ। पिछले सवाल में परसेंटेज था तो क्या करें, अभी भी वही करेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास तो आपने किया ही था, तो मोल रेशियो ही तो निकाल रहे थे आप। सोचो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करके आप क्या निकाल रहे थे, मोल रेशियो ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए टेबल एबल बना के क्यों करने की जरूरत है ना, सीधा एक लाइन में ऐसे सॉल्व करने में। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो जरा इंपेरिकल वेट भी निकाल लिया जाए, तो 12 × 3 + 4 + 14, तो ये आ गया हमारा इंपेरिकल वेट। कितना आ रहा है 36, 40, 40 और ये कितना आ गया 54, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है अपने को इस सवाल में 108, और इंपेरिकल वेट कितना आ गया 54, 2 टाइम्स गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, इस C3H4N1 का होल ट्वाइस, यानी बन गया C6H8N2। ये हो गया अपना आंसर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो टेबल बनाने वाले से बेटर है कि हम सीधा डायरेक्ट मोल रेशियो निकाल के चेक कर लें, ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सजाना नहीं पड़ेगा, ना ही इतना रफ पेज का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? आप लोग सॉल्यूशन भेजते हैं ग्रुप पे, मैं देखता हूं सॉल्यूशन आप सभी के, कुछ लोग तो सही से करते हैं, कुछ लोग बहुत लेंथी सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो लंबे सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को छोटे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसी सवाल को अगर मैं यहां सॉल्व नहीं कराता और मैं अगर आपको सीपीपी में देता, तो ये मेथड बहुत कम लोग यूज करते, ज्यादातर लोग वही वाला मेथड यूज करते, टेबल वाला। तो देखिए कितना टाइम बच गया अपना, है ना। तो आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन शॉर्ट रखना है, और वो आप जब क्वेश्चन लगाते वक्त प्रैक्टिस में रहोगे तभी आप पेपर में भी उसी तरीके से कर पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। तो अगला कंसेप्ट है टाइप 10, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम लोग आ गए स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर। कल की सीपीपी में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड 1-2 सवाल थे जो कि कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे, तो वो सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, कई बार ऐसा भी हो रहा होगा, जैसे डीपीपी में मैं देख रहा था, डीपीपी में किसी ने बोला मेरे को डीपीपी 2 का पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और वही क्वेश्चन मैंने क्लास में ही डिस्कस किया, हाइड्रेटेड सॉल्ट वाला। तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि डीपीपी में क्वेश्चन कुछ आगे के आ गए हों, तो थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो अपने आप आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। बट
फिर भी नहीं होता है तो आप जरूर टाइम पे बोल देंगे, कमेंट करेंगे कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओके, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है ग्रुप पे एक दूसरे का डाउट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे काफी टाइम मेरा भी बचेगा और आपका भी बचेगा, ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो यही कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, इसी को ग्रुप स्टडी कहते हैं। ओके, तो हम लोग एक वर्चुअल फॉर्म में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर बेस्ड मुझे टोटल 3 केस सिखाने हैं आपको। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी आएगा, मोल कंसेप्ट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट भी आएगा आज के लेक्चर में। तो ये सारी चीजें अपने को आज सीखने को मिलेंगी। स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सिखाने से पहले आप मेरी कुछ बातें समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या होगा, केस तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ओके, जो केस वाइज मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, इससे पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए, स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट गलत आएंगे और फिर आप गलत ही सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा है? आप में से कई लोग भूलेंगे इस चीज को, क्वेश्चन बिना बैलेंस किए सॉल्व कर देंगे और बाद में मुस्कुरा के बोलेंगे सर सिली मिस्टेक हो गया। तो वो सब नहीं करना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं, चलिए, A + 2B गिव्स अप 3C + 4D। ये रिएक्शन मैंने अल्फाबेट्स को लेके बनाया है, तो इसका मतलब बैलेंस करके ही दिया है। इसका मतलब स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, यहां पर स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 1 2 3 4, ये सब स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। अब यहां पर देखिए ABCD एक केमिकल रिएक्शन में है, तो A और B हमारा रिएक्टेंट है, C और D हमारा प्रोडक्ट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। इवन रिएक्टेंट में भी इनके मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोल अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये हमेशा सेम होंगे। मोल अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये हमेशा सेम होंगे, लेकिन इस लाइन के आगे एक कंडीशन है। वो क्या? मोल अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमेशा सेम होंगे अगर वो दोनों रिएक्टेंट, दोनों सब्सटेंस या जितने भी रिएक्टेंट हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा हो, कोई बच रहा हो या कोई खत्म हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, तो अगर कंप्लीटली कंज्यूमिंग है तो मोल अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये हमेशा सेम होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। चलिए इस बात को समझते हैं। तो जैसे मोल्स ऑफ A अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ C एंड सेम फॉर D। ओके, ये सब बराबर होंगे। यहां पर मैंने मान रखा है कि A और B पूरी तरीके से कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, कोई बच रहा है या कोई पूरा खत्म हो गया, ऐसा वाला नहीं है, सब कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ये टाइम t बराबर 0 पे सिर्फ ये था, वो नहीं था, और टाइम t इज इक्वल टू t या एंड ऑफ द रिएक्शन मैंने देखा ये दोनों 0 हैं और वो दोनों बन गए। ओके, दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। तो स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। अब किसी भी एक का सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो आप किसी भी सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट में कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से पूछिए। नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों को मैं 3 केस में डिवाइड करने वाला हूं। ओके, तो पहला केस क्या है? पहला केस यह है कि अपने पास सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन होगा। एक रिएक्शन होगी और रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन होगा। सिंगल रिएक्टेंट होगा और उसका इंफॉर्मेशन होगा, और अपने से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पूछ रहा होगा। ये जो सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन होगा ये किस फॉर्म में होगा? ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये मास के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, एटम के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है। और अगर वो सिंगल सब्सटेंस कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी भी हो सकता है। ओके, इन सबसे होगा क्या? इन सबसे यह होगा कि हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। पिछली 3-4 क्लासों से हम यही सीख रहे हैं। ओके, तो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी सीखा कंसेप्ट में, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, तो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके बराबर कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए समझ लेते हैं। Only single reactant is present in a chemical reaction and information of this reactant is given in terms of mole, mass, molecule, atom, electron, proton, neutron or volume at NTP or STP in case of gas. Clear हुआ? चलिए तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। आखिर केस तो समझ में आ गया कि भाई केस में ऐसा होगा, यानी A गिव्स अप B प्लस C प्लस D, ऐसा कुछ होगा। A के बारे में पता है, B C D के बारे में निकालो, यही होगा ना। चलिए सवाल पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट इज हीटेड। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट STP। ओके, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको दिया है, कार्बन ऑक्सीजन का दिया है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में Ag2CO3 को अपने को क्या करना है? हीट। सिल्वर कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, अब यहां पर आपको रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, इसीलिए आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन भी समझाता जा रहा हूं। तो Ag बनेगा, CO2 बनेगा और हाफ O2 बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, कई लोग Ag2O लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। Ag2O अगर उसको हीट किया जा रहा है तो आगे वो Ag2O भी टूट जाएगा। क्लियर हुआ? तो भाई देखिए, CO2 आपकी गैस है और O2 भी आपकी गैस है। ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है वो यही है, ठीक है, और रेजिड्यू जो बात कर रहा है वो ये है। अब तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मास कितना गिवन है? अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? तो रिएक्शन तो बैलेंस है। मास कितना गिवन है? 55.2। जल्दी से मुझे मोलर मास बताइए इसका। 108 इंटू 2, तो ये हो गया 216 और साथ में 12 और साथ में 48, तो ये कितना बन गया? 16, 4, 2, 6 और 1, 7, 276। ओके, ये बन गया हमारा 276। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं इसका ये पॉइंट हटा के यहां 0 लगाऊं तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि 276 का अगर मैं 276 को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये बन जाएगा, यही है ना। तो ये 1/5 यानी कि 0.2 बन रहा होगा मोल में, 0.2। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है? इन सबके मोल्स निकालने हैं। तो इसके मोल कितने आ गए? 0.2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू n ऑफ Ag डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू n ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या कर दिया मैंने? सेम कर दिया। पहला सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड। सिल्वर के मोल्स निकालिए, n ऑफ Ag। n ऑफ Ag कितना आ गया? 0.4, 0.4 आ गया। तो W ऑफ Ag कितना आ जाएगा? 108 इंटू 0.4। एक बार कैलकुलेशन जल्दी से चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है? कैलकुलेशन एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? देखते जाइए और मुझे बताते जाइए। ओके, अब क्या निकालना है आपको? n ऑफ Ag तो आ गया, अब WAG आ गया, ये ग्राम में आ जाएगा आंसर, है ना। और साथ में इसको कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे।
साथ में मैं मोल्स निकाल लेता हूं। तो n ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है? तो मोल्स ऑफ CO2 ये कितना आ रहा है? उसके बराबर है, क्योंकि कोफिशिएंट 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। और n ऑफ O2 कितना आ जाएगा? तो n ऑफ O2 उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1। यानी टोटल मोल्स कितने आ गए? टोटल मोल, ये टोटल मोल आ गए मेरे पास 0.3। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू, क्या पूछा है, एसटीपी पे कि एनटीपी पे? ये एसटीपी पे, तो एसटीपी है तो 22.7 लीटर, ये आंसर आ जाएगा। चेक करिए जल्दी से और बताइए मुझे, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक जल्दी से चेक कीजिए और बताइए मुझे, कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी देखते जाइए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? गैस का वॉल्यूम भी आ गया है, ओके, और साथ ही साथ यहां पर रेजिड्यू का मास, तो रेजिड्यू का मास भी है अपने पास, 108 इंटू 0.4 कर लीजिएगा। क्लियर हुआ ये केस 1? चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। तो हमारा केस नंबर 2 क्या है? अब की बात, इस बार आपके पास 2 रिएक्टेंट होंगे कम से कम, ओके। अब 2 रिएक्टेंट में से, दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। रिएक्टेंट 2 है लेकिन इंफॉर्मेशन एक की पता है, ओके, और इंफॉर्मेशन एक की पता है तो दूसरे वाले रिएक्टेंट की भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है और बाकी के जो प्रोडक्ट है उनकी भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, a + b गिव्स अप c + d। a के बारे में मालूम है या b के बारे में मालूम है? तो अगर a के बारे में मालूम है तो पूछ रहा है b क्या बनेगा, b कितना रिएक्ट करेगा, c कितना बनेगा, d कितना बनेगा। सिंपल सा ये केस है, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये केस भी समझ लेते हैं। मोर देन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल, मास, मॉलिक्यूल, वही सारी चीजें, ओके। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो चलिए इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये रहा, 0.27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ओके। अपने को सबसे पहला बताना है मास ऑफ HCl रिएक्टेड, दूसरा बताना है मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म्ड, तीसरे पार्ट में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन AlCl3, ओके, और चौथे पार्ट में अपने को बताना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर। यानी यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ओके। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बताइए मुझे। एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl से कराएंगे और क्या बनेगा यहां पर? AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस, यही बनेगा। अब क्या है, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बराबर कर देंगे। नहीं, सबसे पहला काम क्या सिखाया था? रिएक्शन को बैलेंस करना। पहले रिएक्शन को करिए बैलेंस, तो ये 2Al हो जाएगा और ये 6HCl हो जाएगा, तो यहां पर 3H2 लग जाएगा, ओके। हो गया बैलेंस, देख लीजिए। ये सब तो रिएक्शन सिंपली है, हिट एंड ट्रायल हो जाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 0.27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास भी 27 होता है, तो 0.27 अपॉन 27, ओके, तो ये कितना आ गया? 0.01 मोल। इसके मोल पता है, इसके मोल पता करने हैं, इसका मास पता करना है, इसके मोल पता करने हैं, फिर टोटल एटम पता करने हैं और वॉल्यूम पता करना है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3। ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो पहले पार्ट का आंसर अगर मुझे निकालना है, ए पार्ट का आंसर मास निकालना है, तो n ऑफ HCl कितना हो जाएगा? n ऑफ HCl हो जाएगा 0.03, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 0.03, तो W ऑफ HCl ये मेरा आ गया 0.03 इंटू 36.5 ग्राम आंसर,
ओके, दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है। दूसरे पार्ट में मोल्स ऑफ AlCl3 पूछा गया है, तो AlCl3 के मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ AlCl3 स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, कट जाएगा, 0.01 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तीसरा पार्ट सॉल्व कर पाओगे? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन AlCl3, तो बताइए मोल आ गए, इनटू Na करेंगे मॉलिक्यूल आ जाएगा, और साथ में एटॉमिसिटी कितनी है? अब देखिए टोटल एटम पूछा है, तो 3 हो गए क्लोरीन से और 1 हो गया एल्यूमिनियम का, तो इंटू 4 यानी 0.01 इंटू 4 इंटू Na यानी 0.04 Na, 0.04 Na। सी पार्ट का जो आंसर है वो है 0.04 Na। क्लियर हुआ? 0.01 इंटू एटॉमिसिटी 4 इंटू Na फॉर एटम्स। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट 1 atm प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर। ये बताइए हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ रहे हैं? तो 0.03 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 0.03 डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 0.03 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.03 है। ये हम लोग डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.015, ओके। ये मोल्स हैं किसके? ये मोल्स हैं हाइड्रोजन के। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, 1 atm 273 केल्विन पे 0.015 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 22.4 लीटर आ जाएगा आंसर में। क्लियर हुआ? चारों पार्ट क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। आज के सीपीपी में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आज ही कंप्लीट भी कर लीजिएगा, ओके। तो ये देखते जाइए जल्दी से। मैं आपको इसीलिए हर टाइप पे एक एक दो दो क्वेश्चन सिखाता जा रहा हूं। नोट किया? ए बी सी 3 पार्ट तो ये सॉल्व किए इधर से, और चौथे पार्ट में पूछ रहा है वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम कितना हो गया था? 0.03 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.015 हो गया, और इसमें 22.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 3, तो सीपीपी के तो आंसर आपको दिए ही जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सॉल्यूशन ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। क्लास में डिस्कस करने से और टाइम जाएगा, 1 आवर की ही तो क्लास है। हाँ, अगर बहुत अच्छा सवाल है और सबका डाउट है तो फिर उसको क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे बार बार सबको बताने से अच्छा है तो फिर एक बार क्लास में ही डिस्कस कर देंगे, ओके। सीपीपी के जो भी डाउट्स हैं वो आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा मैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला केस है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो केस है ये समझते हैं। केस नंबर 3, आखिर इसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट क्यों कह रहा हूं वो समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और कैसे समझा जाए, चलिए बताता हूं मैं आपको। अभी तक पहले केस में आपने क्या सीखा? पहले केस में आपने सीखा कि रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन पता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पता करनी है, ठीक है। फिर आ गया कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं और 2 रिएक्टेंट में से किसी एक की इंफॉर्मेशन पता है और बाकी के रिएक्टेंट जो बचे हुए हैं वो और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पता करनी है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। अब तीसरा जो केस बना है वो ये है, अभी आप भूल जाइए लिमिटिंग रिएजेंट एजेंट। तीसरा केस जो बना है कि अब कम से कम 2 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, यानी A प्लस बी गिव्स अप C प्लस डी। अब आपको A के बारे में भी पता है, B के बारे में भी पता है। समझिए जरा, यहां पर जो मैं बता रहा हूं, जो केस 3 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि A प्लस बी गिव्स अप C प्लस डी, और A के बारे में भी मालूम है, B के बारे में भी मालूम है, और C और D के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जरा एक बात सोचिए, केस नंबर 2 में जब आपको सिर्फ A के बारे में मालूम होता था तो आप B भी पता कर लेते थे,
सी भी पता कर लेते थे और डी भी पता कर लेते थे, यानी कि इनमें से किसी भी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन अगर होती थी तो हम सब पता कर लेते थे। फिर हमें दो दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? तो हमें अगर दो दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो जरूर दाल में कुछ काला है, और उसी काली दाल का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है तो क्वेश्चन में आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा मेहरबानी नहीं की गई है, बल्कि आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और यह ढूंढना चाहिए कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट ही जो रिएक्टेंट, जो दूसरा वाला रिएक्टेंट कितना बच रहा है, यह भी वही डिसाइड करेगा। ओके, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो दूसरे रिएक्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। जैसे A प्लस बी में अगर मैं बोल दूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है यानी LR है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट ER। क्लियर हुआ? चलिए अब पढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ये इंफॉर्मेशन समझ में आई? ये आप ऐसे नोट कर सकते हैं केस 3 बनाकर, और उसके आगे से अब यहां से नोट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इंफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ, वही पुराना, ठीक है। फीचर्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? तो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं वही ये बातें हैं। Concept of limiting reagent is used where the information of at least 2 reactants are given, तभी लगता है limiting reagent। चलिए आगे बढ़ते हैं। To define LR first of all balance the reaction, सबसे जरूरी काम है पूरे stoichiometric calculation में। After balancing the chemical equation, we have to decide the reactant is completely consumed. Okay, which reactant is completely consumed and which reactant remain। जो बच गया उसको excess reagent बोलेंगे, जो completely consume हो गया उसको limiting reagent बोलेंगे। Limiting reagent always decide the amount of product formed and the amount of excess reagent left. At the time of completion of the reaction, amount of limiting reagent is always 0। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हुई? बताइए भाई। नहीं समझ में आई तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं और मेरा दोस्त दोनों रेस्टोरेंट गए। ओके, शर्त ये थी हम दोनों में कि जितने पैसे वो खर्च करेगा सिर्फ उतने ही पैसे मैं खर्च करूंगा। बहुत कंजूस दोस्त है मेरा, तो खर्च नहीं करता है जल्दी। ओके, अब उसकी जेब में पड़े थे सिर्फ 500, ठीक है, और मेरे वॉलेट में तो ठीक ठाक पैसे थे। तो अब मेरी जेब से कितना खर्च होगा ये कौन डिसाइड करने वाला है? मेरा दोस्त, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो 500 रुपए उसने खर्च किए तो 500 रुपए मैंने भी खर्च किए। रेस्टोरेंट के मालिक की जेब में कितने पैसे जाने वाले हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी मेरा दोस्त डिसाइड करेगा, क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 500 रुपए उसके और 500 रुपए मेरे, कुल मिला के हो गए 1000 रुपए, यानी ये रेस्टोरेंट के मालिक की जेब में जाने वाला है। क्लियर हुआ? तो मैं बन गया एक्सेस रिएजेंट और मेरा फ्रेंड बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल से हमें और बातें समझ में आएंगी। यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, आप अपने कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 मोल SO2 5 मोल O2 रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना रहे हैं? SO3। तो चलिए हम लोग भी रिएक्शन लिख लेते हैं। SO2 प्लस O2 गिव्स अप 2SO3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर भी 2 लगा लीजिएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां पर जगह कम पड़ जाएगी तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। SO2 प्लस O2 2SO3। क्लियर है? यहां 2SO3। तो अब इसके मोल्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5 मोल 5 मोल। इस सवाल को मैं 2 मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, एक यूनिटरी मेथड
जिसमें स्टेटमेंट लिखूंगा कि इसके 1 मोल में कितना ग्राम हो रहा है, तो 32 64 ग्राम आ रहा है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा उसका डबल, तो जब ये 64 इंटू 2 ग्राम रिएक्ट करता है तब ये 32 ग्राम रिएक्ट करता है, फिर इतना रिएक्ट करेगा तो कितना होगा। ये सबसे घटिया मेथड है, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे घटिया मेथड यूनिटरी मेथड है। ओके, तो वो अपने को नहीं सीखना है। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उसका सिर्फ एक मेथड और बेस्ट मेथड वो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो आपको सीखना है और वैसे ही अप्लाई करना है। ओके, चलिए देखिए 5 मोल दिए गए हैं, मुझे पहचानना है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जरा साइड में आपको रफ वर्क करना है, मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप ये कभी भी अगर कैलकुलेशन आसान हो तो करिएगा ही नहीं, और अगर डिफिकल्ट हो तो साइड में कहीं कर लीजिएगा, अदरवाइज आप उसी को ले आओगे और गलत कर दोगे। तो फॉर एलआर कैसे पहचानते हैं, फॉर एलआर कैसे पहचानते हैं, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ, यहां पर भी मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, यहां तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से एक बच रहा है और एक कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए खैर, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देंगे, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वही एलआर होगा, यानी कि SO2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और O2 हो गया एक्सेस रिएजेंट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई। रिएक्शन के एंड में ये कितना बचेगा, कुछ नहीं, अरे भाई लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, तो इसके मोल्स पहले कितने थे टाइम t बराबर 0 पे 5 माइनस। ओके, अब देखिए आप यहां पर यूनिटरी से रिलेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, और अगर कैलकुलेशन कभी डिफिकल्ट हो तो क्या करना है वो समझ लीजिए। एक्सेस रिएजेंट के मोल्स माइनस जिसके बारे में निकाल रहे हो उसका कॉफिशिएंट 1 अपॉन जिसकी मदद से निकाल रहे हो उसका कॉफिशिएंट एलआर का कॉफिशिएंट 2 इनटू एलआर के मोल्स 5। कितना हो गया, 5 में से 2.5 चला गया तो ये 5/2 मोल्स ही बचे। ये कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट, इसका कॉफिशिएंट अपॉन जिसकी मदद से निकाल रहे हो। प्रोडक्ट किसकी मदद से निकलता है, एलआर की मदद से, तो एलआर कौन है, SO2 अपॉन इसका कॉफिशिएंट इनटू एलआर के मोल्स, तो ये 5। हालांकि ये बात यूनिटरी मेथड से भी समझी जा सकती थी आसानी के साथ, क्योंकि यूनिटरी मेथड से हम लिख नहीं रहे हैं, कुछ रिलेशन समझ रहे हैं। 2:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो अगर ये 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 2.5 मोल रिएक्ट करेगा, तो 2.5 बच गया। 2:2 की स्टोइचियोमेट्री है, तो अगर ये 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये भी 5 मोल बनेगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो तो क्या कर लो, ऐसे कर लो। ओके, तो एक्सेस रिएजेंट के मोल्स माइनस एक्सेस रिएजेंट का कॉफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट एलआर का कॉफिशिएंट इनटू एलआर के मोल्स, ऐसे लगा लेना है। प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट अपॉन एलआर का कॉफिशिएंट इनटू एलआर के मोल्स, ऐसे लगा लेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, आज लिमिटिंग रिएजेंट के खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे भी, तो जल्दी जल्दी नोट करते जाइए और जो भी डाउट हो अपना पूछते जाइए, नोट करते जाइए और साथ साथ पूछते भी जाइए अपना डाउट। क्लियर हुआ ये? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था, अब जरा थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स विद 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ ICl3 फॉर्म्ड। ओके, और तीसरा पार्ट है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एटॉमिक मास आपको गिवन है। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए मुझे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, I2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, ICl3, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं इसको, है ना। इनऑर्गेनिक आएगी तो पढ़ाऊंगा ये सब। ICl3 रिएक्शन बैलेंस करते हैं भाई, तो 2ICl3 कर देते हैं, तो यहां 3 कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां पर मास, तो यहां पर मास दिया है आयोडीन का 25.4 और यहां दिया है 14.2,
मैं आपको डेटा हमेशा ऐसा ही यूज करता हूं ताकि आप इजीली वो कैलकुलेट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। मेरा टारगेट आपको कंसेप्ट सिखाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। ओके, तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी ही रख रहा हूं सवालों में। ये मास दिया है, जल्दी से इसको मोल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि इसके इलेक्ट्रॉन दे दे, प्रोटॉन दे दे, न्यूट्रॉन दे दे, गैस है तो वॉल्यूम दे दे। आपको हर तरीके से क्या करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। चलिए, तो मोल में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 225.4 डिवाइडेड बाय 254 करना पड़ेगा, और यहां पर 14.2 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मोलर मास होता है 71। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा, और ये वाले में अगर आप ये 71 टू जा कितना हो जाएगा, 142 है ना, 2/10 का मतलब 0.2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मोल्स आ गए आपके 0.1 और 0.2। अब बताइए, यहां से देखकर ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये 0.1/1 करेंगे और ये 0.2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 को और ले जाओ नीचे, तो ये 0.1 डिवाइडेड बाय 6 ही हो जाएगा, यानी यही छोटा है, तो ये LR हो जाएगा और ये वाला अपना ER हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। चलिए इधर थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं, I2 + 3Cl2 गिव्स अप 2ICl3। तो ये हमारा 0.1 मोल है और ये हमारा 0.2 मोल है। तो इसमें से LR कौन हो गया, ये वाला, और इसमें से ER कौन हो गया, ये वाला। यहां तक क्लियर हुआ? LR और ER की बात समझ में आई? अब देखिए, ये तो खत्म हो जाएगा और ये कितना बचेगा, तो 0.1। पहले पूछा गया था विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्लोरीन। दूसरे में पूछा गया अमाउंट ऑफ ICl3 फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ ICl3 फॉर्म्ड, और तीसरे में पूछा गया एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो 0.1 माइनस इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट इनटू LR के मोल्स 0.2, तो ये हो गया 0.1 माइनस 0.2/3। अब इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। प्रोडक्ट का अमाउंट, इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट कितना है 3, इनटू LR के मोल्स कितने हो गए 0.2, ये आ गया 0.4/3। सॉल्व हो गया। अमाउंट का मतलब मोल से है तो ये रहे मोल, अमाउंट का मतलब मास से है तो इसमें अमाउंट का मतलब ICl3 का मास से है। अगर तो ICl3 में अमाउंट पूछा गया, इसमें तो क्लियरली मोल बोला गया है और इसमें अमाउंट पूछा गया है, तो मास से भी हो सकता है, तो इसमें मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ICl3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आप ऑप्शन में या आंसर में चेक कर लीजिएगा, और अभी सब्जेक्टिव में करा रहा हूं तो आप दोनों टाइप से आंसर लिख लीजिएगा। मोल्स ये हैं और मास क्या हो जाएगा, इनटू मोलर मास। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया आप सभी को? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट पे दूसरा सवाल था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो अगला सवाल ये रहा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ZnI2, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है दैट बोथ आर LR, बोथ आर LR। वो कैसे? जैसे मान लीजिए मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट करके मैंने बोला जो सबसे छोटा आ जाए वो क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर दोनों ही बराबर आ जाए, कोई छोटा आए ही ना, दोनों ही बराबर है, तब क्या करेंगे, अरे दोनों बराबर है का मतलब क्या हो गया, 100% कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, सेम, का मतलब वो दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं, यानी बोथ आर LR या नो वन LR। वैसे नो वन LR बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कोई भी नहीं है ना, दोनों ही क्या हैं, कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, या बोथ आर LR भी बोल सकते हैं, दोनों ही कंप्लीट कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या है। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोला गया, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म जिंक आयोडाइड। चलिए तो रिएक्शन लिख लेते हैं, जिंक प्लस I2 गिव्स अप ZnI2, और रिएक्शन बैलेंस भी है। ठीक है, अब इक्वल वेट बोला है तो इसको भी W ग्राम मान लेते हैं, इसको भी W ग्राम मान लेते हैं। सवाल समझिए पहले, अच्छा पूरा सवाल तो पढ़ ले।
कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये कुछ नया था। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो ये समझते हैं जरा। तो अपने को मास तो गिवन है और दोनों का मास सेम है, तो हम क्या करें, यहां पर इसके मोल निकाल लें। तो मोल क्या हो जाएंगे, W/65 और इसका W/254। आयोडीन का 127 होता है, 127 इंटू 2 करेंगे 254 आ जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यही सबसे छोटा है, तो ये LR हो गया, और अगर ये LR हो गया तो ये ER हो गया। क्लियर हुआ? अब बताइए, ये तो आखिरी में 0 हो गया और ये कितना बच गया, तो W/65 माइनस W/254। कोएफिशिएंट कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों का सेम है, तो ये आ गया। लेकिन अपने को तो ये निकालना ही नहीं है, अपने को तो निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो बताइए एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है, तो वो लेफ्ट है W/65 माइनस W/254। और था कितना हमारा एक्सेस रिएजेंट पहले, टाइम t बराबर 0 पे कितने मोल थे उसके, W/65। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ये W कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, W/65 माइनस W/254 इंटू आपको 100 और करना पड़ेगा, और यहां अपॉन में W/65। तो ये पूरे एक्सप्रेशन में 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज में। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो सिर्फ आप इतना ही करेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? अगले सवाल पे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। जल्दी देखिए, यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल अभी मुझे एक और कराना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसको आप जेई एडवांस लेवल पे बिल्कुल खरा पाएंगे कि एडवांस लेवल का वो सवाल है। लेकिन वो सवाल अगर मैं आपको अभी करा दूंगा तुरंत, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि उस सवाल में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसका नाम है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको अगला टाइप यानी कि टाइप 11 में सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है और उस पर बेस्ड सवाल कैसे लगाए जाते हैं, पहले मैं आपको वो सिखा रहा हूं। इसके बाद हम उसी सवाल पे आएंगे जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर वो सवाल नहीं कराया तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया ही नहीं। ओके? और फिर उसी में और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं एक ही सवाल के अंदर, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताता हूं। ओके? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन, ये हेडिंग डाल देंगे, और सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ये सीखते हैं। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है सीक्वेंशियल रिएक्शन, एक रिएक्शन होगी, जैसे ही वो कंप्लीट होगी दूसरी होने लगेगी, दूसरी कंप्लीट होगी तीसरी चलने लगेगी, तीसरी कंप्लीट होगी चौथी चलने लगेगी, और ऐसे ही चलते रहेगा सीक्वेंस में। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा, यहां पर भी वही काम है। ओके? तो जैसे पहला स्टेप, पहली रिएक्शन ये है 2A + B गिव्स अप 3C + 5D। दूसरी रिएक्शन ये कंप्लीट हुई तो दूसरी रिएक्शन चालू हो गई, D + 4E गिव्स अप 3F + 5G। ये कंप्लीट हुई तो तीसरी रिएक्शन चालू हो गई, 2F + H गिव्स अप 2I + 7J। तो इस तरीके से मैंने यहां पर 3 रिएक्शनें ले रखी हैं, एक के बाद एक रिएक्शन चालू हो गई है। ओके? अब ऐसे सवालों में, ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे में आपको
मैं एक ही इंफॉर्मेशन अगर दे दूं, एक ही इंफॉर्मेशन, तो मैं आपसे आई और जे की इंफॉर्मेशन पूछ सकता हूं, या मैं आई और जे में से किसी की इंफॉर्मेशन दे दूं तो मैं आपसे ए और बी तक पूछा जा सकता है। यानी एक रिएक्शन से दूसरे, दूसरे से तीसरे वाले की इंफॉर्मेशन कैसे पता करनी है, यही कहलाता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो एक कैसे पता करेंगे, चलिए वो भी समझाता हूं आपको। पहले स्टेप की रिएक्शन को देखिए, a प्लस बी, 2a प्लस बी गिव्स अप 3c प्लस 5d। और दूसरे स्टेप की रिएक्शन देखिए, d प्लस 4e गिव्स अप 3f प्लस 5g। इनमें से उसके प्रोडक्ट में और इसके रिएक्टेंट में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो ये दिख रहा है d। मोल्स नहीं दिखेंगे, एलिमेंट तो दिख रहा है, कंपाउंड तो दिख रहा है, तो d कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से यहां पर देखिए f और g है और यहां पर देखिए f, तो ये f भी कॉमन है। क्लियर हुआ? अब सुनिए, अभी तक आपने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या सीखा था? रिएक्शन को बैलेंस करते थे और मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बराबर करते थे, जिससे हमें मोल मिल जाते थे। और जब मोल आ जाता था तो हम आगे की सारी चीजें प्रोसीड करने लगते थे। तो देखिए यहां पर मोल्स ऑफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन 5 कर लेंगे। जैसे मुझे ए के बारे में मालूम है और मुझे यहां तक पहुंचना है, तो बताइए इसकी मदद से डी के मोल्स आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? जो डी के मोल्स यहां पर बन रहे होंगे, क्या वही डी के मोल्स यहां पर आएंगे? वही डी के मोल्स आएंगे। अब उस डी की मदद से फोकस किस पे करना है क्वेश्चन को जल्दी लगाने के लिए? जो कॉमन मिल रहा है वही निकालो, सब ना निकालो। तो डी के मोल्स जब आ गए तो क्या डी के मोल की मदद से एफ के मोल्स आ जाएंगे? आ जाएंगे या नहीं? जब एफ के मोल आ गए तो क्या वही एफ के मोल यहां नहीं आएंगे? क्या वही एफ के मोल यहां पर नहीं आएंगे? अब इस f के मोल से क्या i और j आ जाएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा डाउट जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर आ जाता है कि सर यहां पर 5d है और यहां पर d है, तो मोल सेम होंगे या नहीं? मोल बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि जितना वहां बन रहा है ठीक उतने ही मोल से यहां रिएक्शन चालू हो रही है, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं गया। तो ये 5 और 1 का क्या करेंगे? जब आप यहां से d के मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ d बाई 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ a बाई 2 करेंगे, तो d के मोल्स में तो वैसे ही आ जाएगा। 2:5 का रेशियो है ना वहां पर पहली वाली में, तो वहां से तो d के मोल्स आ ही जाएंगे। अब वही d के मोल्स उठा के आपको यहां रख देने हैं। मान लीजिए यहां पर भी कॉफिशिएंट बदल गया, जैसे यहां 3f है और यहां पर 2f है, तो यहां पर आपने f के मोल्स निकालने के लिए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया होगा d वाले में, तो वो f के मोल्स आ गए। वही f के मोल्स उठा के यहां रखेंगे तो मोल्स ऑफ f बाई 2 यहां करना पड़ेगा यहां से चलने के लिए, और उससे i और j के मोल्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ? सिक्वेंशियल का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? अभी आप जब सवाल लगाओगे तो जो थोड़ा बहुत 2-4%, 10% का डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। अभी यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। आई थिंक मुझे क्वेश्चन कराना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी सिक्वेंशियल का, और आप सब 12th पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप सबको ये करना भी चाहिए, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो या नीट का। तो कैलकुलेट द मास ऑफ पॉलीथीन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg of water, 1 kg of calcium carbide by hydrolysis and hydrogenation। पिछले 1-2 साल पहले जब मैं ये क्वेश्चन कराया करता था तो ये हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजनेशन नहीं लिखता था, सिर्फ यहीं तक लाके छोड़ देता था, तो लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी से नहीं बनता था। तो एज अ हिंट मैंने यहां हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजनेशन चिपकाया है। अब आप यह समझिए कि आपको 1 kg कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीथीन बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ऐसा नहीं है
कि रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, आप सब ने पढ़ी भी होंगी, बस उन्हीं रिएक्शनों को आपको खुद से लिखना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो ये हिंट का यूज करो, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजनेशन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, कैल्शियम कार्बाइड की आप कराओ हाइड्रोलिसिस, तो इससे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, साथ में बनेगा एसिटिलीन C2H2। ध्यान से समझना, ये हो गया पहला स्टेप। अब C2H2 का कराओ हाइड्रोजनेशन, और यहां कराएंगे हम लोग C2H2 का हाइड्रोजनेशन। कैटेलिस्ट ले लेंगे, कैटेलिस्ट की मदद से हाइड्रोजनेशन होता है ना। कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते थे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम 300 डिग्री सेल्सियस। भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए हाइड्रोजनेशन। तो क्या बन गया? C2H4। अब तीसरे स्टेप में आओ, C2H4 का पॉलीमराइजेशन कराएंगे। पॉलीमराइजेशन पॉलीमर चैप्टर में है ये, पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कैटेलिस्ट लेते हैं। ओके, तो C2H4 का जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इसका पॉलीमर कैसा बन जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक ब्रेक हो जाएगा, तो एक यहां रह जाएगा और वो कुछ ऐसा बना देगा, ये चेन टाइप का बना देगा, यानी आपको N मोल्स लेने पड़ेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, यानी ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। यहां पर 2H2O लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। पहला वाला तो बैलेंस है, दूसरा भी बैलेंस है, तीसरा भी बैलेंस है। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कैल्शियम कार्बाइड है आपके पास 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 40 + 24 कितना हो गया? 64। तो 1000/64 आ गए मोल। और स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो पहले जरा कॉमन ढूंढो और उसको हाईलाइट कर लो। तो ये C2H4, C2H2, ये C2H2 और C2H4 और ये C2H4, ये सब कॉमन है। क्लियर हुआ? यानी इतनों के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 1000/64 मोल्स अगर इसके हैं तो 1000/64 ये भी होगा, तो वही 1000/64 मोल्स यहां पर रिएक्ट कर रहा होगा, और यहां पर भी 1:1 की स्टाइचियोमेट्री है, तो यही 1000/64 मोल्स यहां पर भी आ गए, और यही 1000/64 मोल्स यहां पर आ गया। आया ना? अब ध्यान से करिएगा, अब N:1 की स्टाइचियोमेट्री है, N:1 की स्टाइचियोमेट्री है। तो अगर N:1 की स्टाइचियोमेट्री है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/n × 1000/64। ये आ गए मोल्स पॉलीथीन के। तो पॉलीथीन के मोल्स कितने आ गए? N ऑफ पॉलीथीन। तो N ऑफ पॉलीथीन हो गया हमारा 1000/64n। लेकिन मुझे तो मास निकालना है, और ये N कहां से सॉल्व करे? N के बारे में तो दिया ही नहीं है, N के बारे में दिया नहीं है तो N के बारे में पूछा भी नहीं होगा। सिर्फ आप थोड़ा सा भेजा खर्च करेंगे तो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो 1000/64n ये मोल्स हैं, इसमें मोलर मास का मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? कार्बन तो 12 ये 24 और 4 28, तो 28n, और n कैंसल हो गया, तो आंसर आ गया 28,000 डिवाइडेड बाय 64 ग्राम। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? चलिए जल्दी जल्दी देखिए और बताइए मुझे, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी स्टेप में अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया या कम समझ में आया? एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार जल्दी से देख लीजिए। कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया या कम समझ में आया तो जल्दी से कमेंट कीजिए।
एनी डाउट? नो डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, तो अब आते हैं उसी बेहतरीन सवाल पे। यही है वो बेहतरीन सवाल जिसको मैं हर साल मोल कॉन्सेप्ट में जरूर यूज करता हूं। कुछ क्वेश्चन इनमें मेरे बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं। हाँ, हर साल जेई में आए हुए क्वेश्चन और नीट में आए हुए क्वेश्चन ऐड होते जाते हैं और नया टॉपिक बनता चला जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, और इससे आपके मोल कॉन्सेप्ट पे जितना भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक समझना है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन की कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूं क्यों ये बच्चों से जल्दी सॉल्व नहीं होता। सबसे पहला, इसकी लैंग्वेज बड़ी गंदी है। इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज का थोड़ा सा हेर फेर है, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस सवाल में एक बार लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बल्कि 2 बार लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, तो ये डबल एलआर का क्वेश्चन है। और तीसरा, इसमें सिक्वेंशियल है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बता दिया, सिक्वेंशियल क्या होता है वो भी बता दिया। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑलरेडी हल्का कर चुके हैं, तो अब आसानी के साथ हम ये सारी बातें समझ लेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऊपर बेवकूफ बनाने के लिए 2 रिएक्शन लिखी हैं। A2 प्लस B2 मिलकर A2B4 बनाता है, A2B2 मिलकर A3B4 बनाता है। अच्छा, तो इन्होंने रिएक्शन के कॉफिशिएंट को चेंज करके बता दिया कि ऐसे ऐसे बनता है। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। 2 substances A2B2 react in the above manner when A2 is limited। अब ध्यान दीजिएगा, when A2 is limited it gives A2B4, comma in excess gives A3B4। यानी जब A2 लिमिटेड रहेगा तो A2B4 देता है, और जब A2 एक्सेस में होगा तो A3B4 देता है। A2B4 can be converted to A3B4। A2B4 can be converted into A3B4, ठीक है। When reacted with A2, जब वो A2B4 की रिएक्शन A2 के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, A3B4 बन जाएगा। Using this information, calculate the composition of the final mixture when mentioned amount of A2 and B2 are taken। इस सवाल के 3 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1-2 मैं कर देता हूं, एक आप कर लीजिएगा, 1 या 2 आप कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? पहले आप अच्छे से सवाल को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे आते हैं। तो कुल मिलाके ये जो ऊपर की कहानी थी इसको पढ़ने से अपने को ये समझ में आया A2 और B2 मिलकर A2B4 बनाते हैं, और A2 और A2B4 मिलकर A3B4 बनाते हैं। ओके, तो ये दोनों रिएक्शनें हम लोग लिख लेते हैं। और पहला पार्ट है 4 मोल लिए गए हैं A2B2 के, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो A2 और B2 मिलकर A2B4 बनाते हैं, और इसी के बगल में दूसरी रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, A2 प्लस A2B4 मिलकर A3B4 बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन, तो यहां 2 लगा दिया, और यहां पर 2 लगा दिया, और यहां पर भी 2 लगा दिया। आई थिंक बैलेंस हो गया। चलिए 4 मोल दोनों के दिए गए हैं, मुझे बताना है फाइनल कॉम्पोजिशन। ये 4 मोल है तो ये LR हो गया क्योंकि 4/2, और ये ER हो गया, तो ये तो हो गया 0, और ये कितना बचा, तो 4 माइनस इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट, LR के मोल्स, तो 2 मोल बचे। वैसे भी समझ में आ रहा है 1:2 की स्टाइचियोमेट्री है, तो 1:2 की स्टाइचियोमेट्री, अगर ये 4 मोल रिएक्ट कर गया तो ये 2 ही मोल रिएक्ट किया होगा, तो 2 बच गया। चलिए इधर आते हैं। अभी LR कौन है, ये 2:1 की स्टाइचियोमेट्री है, तो 4 मोल ये रिएक्ट कर गया तो 2 मोल ये बनेगा। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और कॉफिशिएंट वाला तरीके से भी लगा सकते हैं। इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट इनटू LR के मोल्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, चलिए यहां आते हैं। इस रिएक्शन से आपको क्या मिला, B2 0, A2 मिला 2 मोल,
और A2B4 मिला 2 मोल। तो ये रिएक्शन चालू हो जाएगी उसके जस्ट बाद। समझ में आया? अब बताइए इन दोनों में से LR कौन है? तो इन दोनों में से ये LR हो गया 2/2 और ये ER हो गया, तो ये तो हो गया 0 और ये कितना बच गया? तो 2 माइनस इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट, LR के मोल्स, तो ये हो गया 1 मोल बच गया। ये कितना बन गया? तो इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट इंटू LR के मोल्स, तो ये 2 मोल बच गया। 2:2 की स्टोइचियोमेट्री, 2 मोल ये रिएक्ट करेगा, 2 मोल ये फॉर्म होगा। तो अपने पहले पार्ट का फाइनल आंसर है A2 कितना 1 मोल और A3B4 वो कितना 2 मोल। ये अपने पहले पार्ट का आंसर है। तो देखिए सिक्वेंशियल भी लगा लिया और डबल LR का सवाल हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों की इंफॉर्मेशन यहां पर है और यहां पर भी LR लगा और यहां पर भी LR लगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हाफ मोल A2 लेना है, 2 मोल B2 लेना है। हाफ मोल A2 लेना है, 2 मोल B2 लेना है। सेकेंड पार्ट में और सॉल्व कर देता हूं, थर्ड पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, तो हाफ मोल A2 और 2 मोल B2, हाफ मोल A2 2 मोल B2। तो एक बार और ये रिएक्शन लिख लेते हैं, A2 प्लस B2 A2B4, हाफ मोल A2 और 2 मोल B2। और दूसरी रिएक्शन क्या आ जाएगी? A2B4 गिव्स अप A3B4। बैलेंस। इन दोनों में से अब की बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है A2। तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो ये 0 और ये कितना बच गया? तो 2 माइनस 2 मोल्स है माइनस इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट इंटू LR के मोल्स। तो कितना आया? 1 मोल बच गया। ये कितना बन गया? तो ये कितना बन गया? इसका कॉफिशिएंट अपॉन LR का कॉफिशिएंट, तो हाफ मोल आ गया सीधा सीधा। अब इन दोनों को लेकर यहां चलते हैं। तो B2 1 मोल है और A2B4 हाफ मोल है और A2 0 है, तो ये 0 है और A2B4 कितना है? हाफ मोल है। तो ये मोल्स गिवन है। अब बताइए जब इसके मोल ही 0 हैं तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसका मतलब बी पार्ट में अपना फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है? सिर्फ ये और ये, यानी कि B2 आ गया 1 मोल और A2B4 आ गया हाफ मोल। अब जरा सोचिए, अगर आपको बिना सिक्वेंशियल पढ़ाए अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन लगवाया होता तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अभी ये सवाल आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ाया और उसके बाद सिक्वेंशियल भी पढ़ाया और उसके बाद इस सवाल को दे दिया। ओके, तो हर चीजों को आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखना है। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब अगला है टाइप 12, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अ सब्सटेंस। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर ये क्लास ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अ सब्सटेंस। अब टाइप 12 में अपने को यह सीखना है। टाइम कम है, समय कम है, इसीलिए मैं समय ज्यादा लेता हूं। मेरी वैसे भी जितने बच्चे पुराने हैं सब जानते हैं मेरी बहुत गंदी आदत है कि जितना समय मुझको दिया जाता है उससे ज्यादा मैं लेता हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। क्या करें यार, कंटेंट छोड़ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो कंटेंट मैं स्किप नहीं कर सकता हूं और मुझे पढ़ाना भी आपको उतना ही है पूरा टॉपिक। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लेता रहता हूं। ओके, तो वो पुरानी गंदी आदत है।
अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों को भी ये झेलना पड़ेगा। तो गिवन सैंपल में नॉट बी 100% प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। देखिए यहां पर परसेंटेज यील्ड जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट मेन है वो मैं आपको सिखा दूं। मुझे निकालना है परसेंटेज प्योरिटी। मुझसे बोला जाएगा कि एक सब्सटेंस है, उसका सैंपल का वेट ये है। सैंपल का वेट ये है का मतलब उस सैंपल के अंदर प्योर सब्सटेंस भी है और साथ में इंप्योरिटी भी है। तो प्योर सब्सटेंस और साथ में इंप्योरिटी दोनों का मिलाकर वेट दिया गया है। लेकिन क्या केमिकल रिएक्शन में इंप्योरिटी रिएक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। केमिकल रिएक्शन में कौन रिएक्ट करेगा? प्योर सब्सटेंस। तो उसी प्योर सब्सटेंस का मुझसे परसेंटेज प्योरिटी पूछा जा रहा होगा। पहले आप परसेंटेज प्योरिटी पे ध्यान दीजिए, यील्ड के बारे में इसके बाद बताऊंगा। ओके, समझ में आई बात? तो आपको एक सैंपल का वेट दिया जाएगा, उसमें से प्योर सब्सटेंस का वेट क्या है वो नहीं पता। जैसे मैंने बोला आपसे कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल 10 ग्राम है, तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इंप्यूरिटी का वेट है 10 ग्राम। अब अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट का ही वेट 10 ग्राम मान लिया और सॉल्व करने लग गए तो आपका आंसर गलत आएगा। और अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो फिर आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। क्यों? जरा सोचिए कि अगर आपने सैंपल में जो वेट दिया था वही आपने प्योर सब्सटेंस का वेट निकाल लिया तो यार आप सॉल्व ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने तो पहले ही मान लिया कि प्योर सब्सटेंस का वेट ये पूरा है। तो अगर पूरा है तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी? 100%। तब तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी? 100% आएगी, है ना? मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट हो, बट ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। ओके, तो अपने आप को बेवकूफ नहीं समझना है, आप सभी इंटेलिजेंट हो। इवन एग्जाम से 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हर स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है ना, जो पढ़ने वाला बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती हैं। इतना टीचर्स को इतना नहीं पता होता है उस टाइम पे। ओके, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, वो सारे चैप्टर वो डेली लगा रहा है, इतने सारे चैप्टर, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलिए खैर सवाल पे आते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालनी है सैंपल में, तो एक क्वेश्चन मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला भी खैर बना दिया है। तो आपको जो सैंपल का वेट दिया रहेगा, बताइए जब आप उसमें से प्योर सब्सटेंस का वेट निकालेंगे तो वो कम आएगा कि ज्यादा? 100% कम आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल मान लीजिए 10 ग्राम का, अब इसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो? 10 से कम ही होगा, तभी तो ये क्वेश्चन डिजाइन हो पाएगा। ओके, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो एक वेट आप निकालेंगे प्योर सब्सटेंस का कैलकुलेशन करके, और एक वेट सैंपल का आपको दिया रहेगा, और वो जो वेट आप निकालेंगे प्योर सब्सटेंस का उसको लेट कर लीजिए स्मॉल w, और जो आपको गिवन वेट है वो कैपिटल W। स्मॉल w हमेशा कैपिटल W से छोटा आना चाहिए। अगर गलत हुआ तो इसका मतलब, अगर उल्टा हुआ तो इसका मतलब आपने कहीं कहीं कुछ गलती की है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो स्मॉल w यानी जिसका वेट आपने रिएक्टेंट का निकाला कैलकुलेशन की मदद से, अपॉन सैंपल का वेट इंटू 100, यही आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर हुआ? चलिए सवाल करते हैं तो अपने को ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। एक सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन का वेट है 11.34 ग्राम। हम सब अच्छे से जानते हैं सिल्वर कॉइन में इंप्योरिटी होती है, प्योर सिल्वर नहीं होता है। तो उस सिल्वर कॉइन में इंप्योरिटी है, ओके, और टोटल वेट है 11.34। वॉज डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, उसको क्या किया? नाइट्रिक एसिड में डाल दिया। When सोडियम क्लोराइड इज एडेड, फिर उस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड मिलाया तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। अब द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड वॉज फाउंड टू बी 14.35 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द कॉइन। अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। तो एक सिल्वर कॉइन है 11.34 ग्राम, उसको नाइट्रिक एसिड में डाला गया, फिर उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया गया तो AgCl का प्रेसिपिटेट आ गया। प्रेसिपिटेट आने के बाद उसका वेट पता चला इतना है, इसकी मदद से मुझे प्योर सिल्वर का वेट आ जाएगा।
और फिर स्मॉल w अपॉन कैपिटल W 11.34 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तैयार है ना आप लोग सॉल्व करने के लिए? तो आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। ये रहा सिल्वर कॉइन, 11.34 ग्राम है ये सिल्वर कॉइन। ओके, अब इस सिल्वर कॉइन में क्या किया गया था? इस सिल्वर कॉइन को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया। फिर उसमें क्या किया गया? जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में NaCl मिलाया गया, जिससे AgCl का PPT बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कितने ग्राम दिया गया? 14.35 ग्राम दिया गया है। तो ये 14.35 ग्राम हो गया। ओके, अभी मैं आपको, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और बैलेंस करनी पड़ेगी। एक ही सवाल को करने के 4 मेथड भी हो सकते हैं। तो आगे चल के जब हम लोग इन मेथड्स में और ज्यादा मेथड्स बढ़ाएंगे, तो मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट और POAC के कंसेप्ट जब ये सब सिखाने लगूंगा, तो आपको वहां पर रिएक्शनों को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी करनी पड़ेगी। और अच्छा ही है, क्योंकि इससे आपकी इनऑर्गेनिक भी स्ट्रांग होगी। तो सिल्वर कॉइन में इंप्योरिटी नहीं बल्कि प्योर सिल्वर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3। तो क्या बनाएगा? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और क्या होगा? NO2 गैस मिलेगी, और क्या होगा? वाटर मिलेगा। इसको बैलेंस कीजिए। फिर वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये AgCl का PPT दे देता है और साथ में बना देगा NaNO3। क्लियर है? चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो Ag एक है, HNO3, तो यहां पर मैं 2HNO3 ले लूं, तो N तो 2 हो गए, H 2 हो गए, और O कितने हो गए? 6, तो 3 2 5 1 6। तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब देखिए इसमें से प्योर का वेट, लेट W ग्राम इज प्योर Ag, प्योर सिल्वर का वेट मैंने W ले लिया है। तो यहां पर इसका मोल आ जाएगा W अपॉन 108। ओके, W अपॉन 108। तो अब देखिए इसको भी सिक्वेंशियल की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो ये और ये कॉमन है, तो W अपॉन 108 अगर ये है तो W अपॉन 108 मोल ये भी हो गया। तो वही W अपॉन 108 मोल यहां आ गया, और यहां पर भी रिएक्शन बैलेंस है। देखिए आपके साथ धोखा होगा कब? जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे या गलत बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो W अपॉन 108 आ गया। तो बताइए अगर इसके मोल इतने हैं तो इसके मोल कितने होंगे? 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो ये भी W अपॉन 108 मोल होगा। अब इसका मास भी दे रखा है, तो देखिए W अपॉन 108, यानी इसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके मोल बराबर इसके मोल, तो इसके मोल हो गए W अपॉन 108, और इसके मोल क्या दिए हैं? तो 14.35 डिवाइडेड बाय सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास होता है 143.5। 108 हो गया सिल्वर का और 35.5 हो गया क्लोरीन का, तो 143.5। आपको भी ये डेटा रट जाएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे, तो बहुत सारे मोलर मास आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 1/10, तो ये बन गया W हमारा 10.8 ग्राम। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Ag कितना होगा? तो 10.8 स्मॉल w अपॉन कैपिटल W 11.34 इंटू 100। ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आया? इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। बी ऑप्शन आई थिंक आना चाहिए 95.2। ठीक है, फिर भी ये मैंने देखा शायद ऐसा होगा बी ऑप्शन, बट इधर मैंने पूरा कैलकुलेट कर रखा है, तो एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है और ये आंसर कितना आ रहा है। तो 1080 डिवाइडेड बाय 11.34, ये जितना आ रहा होगा वही आंसर होगा और पीछे इनमें से मैच करेगा, और बी ही आंसर आ रहा होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये अपना बी आंसर आएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन, और सिर्फ सॉल्यूशन छापा मत कीजिए, इसको समझा भी कीजिए। ओके, तो ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इन क्वेश्चनों को खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब आपको बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, तभी ये मान पाना कि अब आपको मोल कॉन्सेप्ट आने लगा है। ओके, यहां तक क्लियर है? परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट मैं और सिखा दे रहा हूं इसी के जस्ट आगे, और क्वेश्चन आपको सीपीपी में मिल जाएगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सीपीपी में कर लीजिएगा। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी सब्सटेंस को मैं तैयार कर रहा हूं, जैसे N2+ मेरी नौकरी लग गई अमोनिया के प्लांट में, आपकी भी सबकी लगनी ही वाली है, तो जस्ट बीटेक करने के बाद आप सबकी भी इसी तरह से जॉब लगेगी। तो आप मैं छोड़ता हूं, मैं यहीं पे सही हूं, मैं अपना पढ़ाता रहता हूं, आपको भेज देता हूं प्लांट में, आपकी जॉब लग गई अमोनिया प्लांट में। अब अमोनिया प्लांट में आपकी जॉब लगी हुई है, तो आपने कितनी अच्छी इंजीनियरिंग की है, इस बात का पता कैसे लगेगा कि आप कितना ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन करवा पाते हैं वहां पर। ओके, तो आपने तो यहां से रट के गए हो भाई N2+ 3H2 gives up 2NH3 बनता है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू आया, बट जब आपने प्लांट में वो चीजें जाकर ऑब्जर्व की, देखा, तो जो आपने कागज पे लिखा था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, वो कभी प्लांट में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मशीनरी एरर होगी, ह्यूमन एरर होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारी चीजें होंगी जिनके कलेक्शन की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा कुछ ना कुछ कम आ रही होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो अब क्या हुआ? तो अब जितना अमाउंट कम आ रहा है, उस अमाउंट को, वो अमाउंट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक्चुअल में कितना बना है ना प्लांट में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेट या थ्योरेटिकल वैल्यू, जो पेपर पे आपने खूब पेन चलाया, जो मोल कॉन्सेप्ट में आपने पूरा दिमाग लगाया, तो अमोनिया जितना बना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, उसके अकॉर्डिंग जितना मास आया, कैलकुलेटेड वैल्यू वो डिनोमिनेटर में रखना है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो न्यूमरेटर में रखना है, और इनटू 100 कर देना है। ये आ जाएगा परसेंटेज यील्ड। ये 100 से कम आएगा, 80% आएगा, 90% आएगा, 60% आएगा, तो ये हो गई परसेंटेज यील्ड। ओके, अब इंजीनियरिंग में आपको यही सब सीखना होगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। उसी प्लांट में आपको सीखना होगा कि और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे इसकी परसेंटेज यील्ड को 100 तो कभी नहीं बना पाएंगे, लेकिन 100 को टच कैसे कराएंगे, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड। ओके, तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला डिजाइन है इसको समझ लेते हैं। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बोली हैं। ओके, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आ गया एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, लेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज 80%, इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग, यहां इसको ठीक कर लीजिएगा, एक्सपेक्टिंग 100 ग्राम और 100 ml और 100 मोल, बट द एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट इज 80 मोल, 80 ml, 80 ग्राम। ओके, तो इसकी परसेंटेज यील्ड क्या बन गई? 80। यानी भाई हमने तो सोचा था 100 बनेगा, पेपर पे तो हमने ये सोच रखा था, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी हुई? 80। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड 100 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज, तो 80% आ गया। तो यही काम आपको करना है। पीछे जो सवाल सिखाए थे उन्हीं में से आपको बता दिया जाएगा कि इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतनी आ रही है, तो बस आपको परसेंटेज यील्ड निकालना होगा। ओके, इसका क्वेश्चन मैं सीपीपी में डाल दूंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको काफी ज्यादा पढ़ा दिया है, तो यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और आज के सीपीपी में क्वेश्चंस के भी ज्यादा होंगे, तो आपको अच्छे से सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।